दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक शेर गालिब का बड़ा मशहूर शेर है, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ अपना प्रोग्राम बेसबब। और गालिब का वो शेर है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस पर्देदारी के पीछे जो तमाम चीज़ें हैं जिसको ढकने की कोशिश हो रही है, उससे थोड़ा पर्दा हटाने की एक पूरी मुहिम है। और इसी मुहिम को लेके आर्किटेक्ट जो यूट्यूब चैनल है उसका ये ख़ास प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी जो करीब 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है और उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में है। ऐसे में भी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और ख़ास करके पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश केवल सूबे की वजह से भी नहीं, एक पूरा का पूरा एक वैचारिकी को लादने का भी और वैचारिकी को तोड़ने का भी एक बड़ा सूबा है, जहाँ से तरह तरह की आवाज़ें, तरह तरह के विचार, तरह तरह की धाराएं भी निकली हैं। उस सूबे में चुनाव है और चुनावी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और चुनावी टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो केवल ये नहीं है कि कुछ लोग इस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले गए, बीजेपी के मंत्री या विधायक तमाम आरोप लगा के निकल गए। केवल इतने तक हम इसको सीमित कर दें, या सीटों के बंटवारे में से नाराज कुछ धड़ा निकल के बाहर हो गया, केवल इस स्तर तक यदि हम सोचेंगे तो फिर मामला बड़ा बहुत सरलीकरण हो जाएगा राजनीति का। क्योंकि गुजरात के बाद जो सबसे बड़ा लैब या लेबोरेटरी जो बनाया गया था वो था उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश कई तरह के राजनीतिक उठापटक का भी केंद्र रहा है। और ये आज से नहीं, हजारों साल पहले से, जब बुद्ध ने सारनाथ में अपने शिष्यों के साथ पहली एक कहिए कि मीटिंग कहिए या पहली एक प्रवचन कहिए या पहला ज्ञान का उपदेश देने का मामला हो, यही वो बनारस है जहाँ जिस बनारस में वैदिक रीति रिवाजों को लेके तमाम कर्मकांड और उससे रिलेटेड पूरी एक सांस्कृतिक एक धारा पूरे देश में फैलती है। वहीं कबीर भी हैं, वहीं रविदास भी हैं, वहीं बिस्मिल्लाह खां भी हैं, वहीं तमाम संगीत के घराने हैं और उसके नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही लखनऊ, अयोध्या और तमाम रियासतों के बीच की जो सियासतों का ये गवाह रहा है प्रदेश, तो उस लिहाज से ये एक सबकी निगाहें बाकी प्रदेशों में भी चुनाव हो रहे हैं और वहाँ भी हलचल है। अभी हलचल तो पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके भी बड़ा बवाल मचाया गया था। और वो ठीक उसी तरह से जब भी चुनाव होता है तो कभी एक मजबूत देश के रक्षक के रूप में या
से मतलब विरोधियों को या अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाले के रूप में एक छवि बना के, एक पूरी रणनीति बना के काम होता है। दूसरी ओर एक दूसरों की सहानुभूति बटोरने के लिए भी लगातार कोशिश होती है, और ये राजनीतिक दांव पेच है। सब अपने अपने ढंग से जो जिस फन में माहिर है उस फन को वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से और जो एक बड़ा और एक लगातार वो सिलसिला शुरू हुआ है लोगों के बीजेपी से छोड़ के आने का, वो कई तरह की कहानियाँ बयां करता है। सबसे पहले तो जो भी निकल के आया वो यही कहा कि यहाँ के जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, उत्पीड़ित समाज है, पिछड़े समाज है, उनकी अनदेखी हुई है, उनका सारा का सारा अधिकार छीना गया। हम लोगों को कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया जहाँ हम अपनी बात रख पाएँ, या जब भी रखने की कोशिश करते थे तब कहीं न कहीं चुप कराने की एक पूरी रणनीति बना ली गई थी। तो ये तो एक चीज़ है। लेकिन यदि हम सामाजिक समीकरण के लिहाज से देखें, समाज का जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो संरचना है, उसमें इनकी हैसियत जो लोग निकल के आए हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं होनी थी। ये केवल और केवल अपने समाज का वोट बटोर के ले आने कर तक इनकी आवभगत हुई। लेकिन हुई, और लोग 4-5 साल तक रहे भी। बहुत सारे अंदर अंदर खलबलाहट भी थी, बहुत खलबलाहट भी थी। लेकिन जिस आधार पे आरएसएस और बीजेपी काम कर रही है, जिस बड़े ब्रैह्मनिकल प्लैंक पे जो काम हो रहा है उनके लिए जो लेकिन उसकी एक जो एंटीडॉट्स कहिए या उसका जो निषेध कहिए, वो कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ है। और इस निषेध पे को जितनी भी कलई लगाइए, जितना भी लिपा पोती करिए, वो बीच बीच में उभर के आ जाता है। और वो उभर के आने और फिर से उसको समेटने या उसको फिर से कलई लगाने या पुताई करने की एक जद्दोजहद तमाम यहाँ की व्यवस्था की पार्टियों या व्यवस्था के जो तमाम आधारभूत स्तंभ हैं, वो सब लग जाते हैं। लेकिन इससे क्या नतीजा निकाला जाए कि क्या जो लोग आए हैं उनकी वजह से, या जो आज समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है उसकी एक कोई क्रांतिकारी सोच की वजह से कोई बड़ा कोई व्यवस्थागत परिवर्तन की आहट आपको सुनाई देगी, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। लेकिन वर्गीय और वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरह का वर्गीय लड़ाई है, जो एक वर्चस्ववादी जो ताकतें हैं, वर्चस्ववादी जो फिनोमिना है, जो हमेशा सत्ता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक हमेशा संघर्ष कर रहे होते हैं, हमेशा तिकड़म या तमाम प्रपंच रच रहे होते हैं, उनके खिलाफ एक छोटी सी चाहे उसको जीत कह लीजिए या एक छोटी सी लड़ाई में थोड़ा सा आगे बढ़ के आने का मसला है। लेकिन इसके साथ ही जो ओबीसी या पिछड़ी जातियों के अलावा भी बहुत सारी सामाजिक समीकरण हैं, उसमें इस अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, या पिछड़ों में भी अति पिछड़े ऐसी तमाम जातियां हैं जिनका कोई राजनीतिक कोई आवाज़ पूरे इस सिस्टम में कहीं सुनाई नहीं देती है। तो
तो उनकी आवाज़ को भी कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, इसके अंदर समाहित किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जो भी पार्टी जीते 10 के बाद, उसके बाद उसको उन आवाज़ों को भी, उनके जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, उनको भी आपको समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए। इंक्लूसिवनेस जब होगी तो देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर से एक नया जो जिसकी आकांक्षा भी तमाम शोषित, वंचित, उत्पीड़ित समाज या लोकतंत्र में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं वो लोग कर रहे थे, तो थोड़ी सी एक उम्मीद की आहट सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही बहुत सारी कवायदें उधर से भी होने लगी हैं। वो लोग अचानक दलित हितैषी और जो पहले जो नौटंकी होती थी कि, तो इसी के साथ आज का इतना ही। और कल कुछ और मुद्दे हैं, खास करके जो इस पे बड़ी चर्चा की भी बात है और इस पे बात करनी भी चाहिए कि अचानक दलित हितैषी होना, दलितों के यहाँ खाने खाने का जो नाटक है, वो नाटक का पर्दाफाश होना ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल और केवल कुछ खाना कभी खा लेने और उसके पीछे के तमाम जो तिकड़में होती हैं, केवल वहीं तक सीमित रहेगा, या सही मायने में वो तमाम जो श्रमिक जातियां हैं, उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उस पे खरा उतरने का भी कोई मामला बनेगा, विधान बनेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का ये बेसबब कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और उस प्रतिक्रिया के हिसाब से इस कार्यक्रम में आपका कुछ भी, कोई भी इनपुट हो, आप बेहिचक बता सकते हैं। इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।